नमस्कार। आइए हम बात करते हैं इतिहास की। इतिहास के 3 भाग हैं, प्राचीन, मध्य, आधुनिक। हम शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत से। प्राचीन भारतीय इतिहास में भी कई भाग हैं, जैसे प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। इनको भी कई भागों में बांटा गया है। हम बात यहाँ पर करने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल की। ये जो टॉपिक लेके हम आए हैं, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, इसके बारे में आपको एक बात बता दें कि ये इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बराबर पूछे जाते हैं। हम आपको उन प्रश्नों पर महत्वपूर्ण बताते चलेंगे कौन सा महत्वपूर्ण है। यूपीपी का बैच आने वाला है और उन बैच में हमें ऐसे प्रश्नों की आवश्यकता लगेगी। चालू करते हैं। पहला है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। चित्रकला आती है तुम्हारा ये कल्चर, समाज, संस्कृत, कला और संस्कृत सब्जेक्ट एक है। उसमें आता है कि कहाँ से कौन सा चित्र है, कहाँ से ये लिया गया है, कहाँ से मंदिर आए हैं, ये मंदिर किस शैली में बनाए गए हैं, मंदिर किसने बनवाया है, किस काल का बना हुआ है, या जो चित्रकला पाई गई है कहाँ पाई गई है, इसकी शैली कैसी है, चित्रकला किसने बनवाया, किस काल की है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो हम आज इन्हीं बारों में बात करने वाले हैं। कुछ दिनों तक ये सेशन चलेगा, इसके बाद हम आधुनिक भारत लेके आ जाएंगे। फिलहाल देखो, मध्यकालीन भारत के बहुत ही कम प्रश्न पूछे जाते हैं प्राचीन और आधुनिक के। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? देखो, ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक 2 हैं। ऐतिहासिक किसे कहते हैं? इतिहास किसे कहते हैं? ऐसा लिखित विवरण जिसका हमें ऐसा विवरण जिसका लिखित विवरण प्राप्त है, या ऐसा साक्ष्य जिसका लिखित विवरण प्राप्त है, इतिहास कहलाता है। यहीं पर आ जाता है कि प्रागैतिहासिक अर्थात इनका हमें कोई भी लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है, बल्कि संकेतिक या सांकेतिक रूप में ये हमें प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ पर चित्र आप देख रहे हैं, ये चित्र जो दिखाई दे रहा है आपको, देखो यहाँ पर हाथी और कुछ सैनिक हैं जो इन हाथियों का शिकार कर रहे हैं। ये क्या है? एक चित्रलेखन है। ठीक, इस चित्रलेखन में ये बताया जा रहा है कि प्राचीन काल में लोग क्या करते थे? शिकार करते थे। किस प्रकार से? वो देखो, धनुष, तीर, कोई भाला, कोई कुछ लेके कर रहा है। इसी प्रकार के बिना लिखित, केवल सांकेतिक चित्रण या मुद्राओं के द्वारा जो हमें प्राप्त होता है, जिसकी जानकारी प्राप्त होती है, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अर्थात इनका कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है? हमने आपको बता दिया है कि प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है, अर्थात ऐतिहासिक काल से पूर्व की काला, अर्थात जिसका कोई भी लिखित विवरण प्राप्त नहीं है, केवल और केवल साक्ष्य के आधार पर इसका अनुमान लगाया जाता है, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अगला प्रश्न, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किस क्षेत्र में हुई थी? यहाँ पर सर्वप्रथम की बात हो रही है कि सर्वप्रथम जो चित्रों की खोज हुई थी किस क्षेत्र में हुई थी? उत्तर होगा मिर्जापुर। जो प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं, इनकी सर्वप्रथम खोज कहाँ हुई थी? मिर्जापुर में हुई थी। और किन लोगों ने किया था, किसे श्रेय जाता है? तो उत्तर होगा अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने जो मिर्जापुर में प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की खोज की थी। अभी हमने आपको हाथी और वो दृश्य दिखाया था, जो चित्र दिखाया था, यह चित्र मिर्जापुर से लिया गया है। इसे सर्वप्रथम खोजने वाले आर्चिबाल्ड कार्लाइल व जॉन कॉकबर्न थे। कौन थे? आर्चिबाल्ड कार्लाइल व जॉन कॉकबर्न थे। इन्होंने 1880 में इसी को खोज किया था। और जो ये कॉकबर्न थे, इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जर्नल में 1883 में प्रकाशित भी करवाया था। कब प्रकाशित करवाया था? 1883 में इसे प्रकाशित करवाया था। अब आता है भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है? तो उत्तर होगा 7000 वर्षों का है। जो हमारा इतिहास है, भारतीय इतिहास है, कितने साल पुराना है? 7000 साल पुराना ये इतिहास है। अगला प्रश्न, अगला है आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है? उत्तर है आदिकाल की चित्रकला 30,000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व मानी जाती है। हाँ, एक बात बता दें, जो प्रागैतिहासिक काल है, ये प्रागैतिहासिक काल 5000 ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व से
5000 ईसा पूर्व, या कई विद्वान इसे 3000 ईसा पूर्व तक भी मानते हैं। अर्थात दो डेटे निर्धारित हैं, एक 50,000 से 5000 ईसा पूर्व, दूसरी है 50,000 से 3000 ईसा पूर्व। दोनों में मतभेद है क्योंकि इनका कोई भी लिखित साक्ष्य या विवरण प्राप्त नहीं है, इस बदौलत इन पर मतभेद है। अगला, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? प्री हिस्टोरिक मतलब सबसे पहली जो पुस्तक इतिहास पे लिखी गई थी वो किसने लिखा था? भारत के प्राचीन इतिहास पर जो पुस्तक लिखी गई थी, लिखने वाले कौन थे? वो थे स्टुअर्ट पिगट। ये याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्री हिस्टोरिक इंडिया जो 1950 में लिखी गई थी, इस पुस्तक की रचना किसने की थी, किसने लिखा था? तो उत्तर होगा स्टुअर्ट पिगॉट ने। किसने लिखा था? स्टुअर्ट पिगॉट ने। ये कौन थे? ये ब्रिटिश पुरातत्व विभाग के एक सदस्य थे या उसके एक मेंबर थे। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे बहुत ही ध्यान से याद रखना। ठीक है, अगला है प्राचीनतम मानवीय सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? ये मानवीय सभ्यता की बात कर रहा है, इतना ध्यान रखना कि हम किसकी बात कर रहे हैं, मानवीय सभ्यता की। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि प्राचीनतम मानवीय सभ्यता के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो उत्तर होगा जेरिको से। कहां से प्राप्त हुए हैं? जेरिको से प्राप्त हुए हैं। अगला है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है? आया, जैसे सर्वप्रथम जो लोदी है या बंदरगाह है, इसका साक्ष्य कहां से मिलता है? तो लोथल से मिलता है। इसी प्रकार से इसमें भी ये भी कह रहा है कि सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य कहां से मिलता है, तो उत्तर होगा नर्मदा घाटी के हथनौर नामक स्थल से। कहां से मिलता है? नर्मदा घाटी के हथनौर नामक स्थल से। और नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में स्थित है। नर्मदा घाटी के बारे में एक बात याद रखना, जो नर्मदा घाटी है, यह नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से बहती है और मिलती कहां है? नर्मदा घाटी पहली बात तो उल्टी दिशा में बहती है, दूसरी बात मिलती कहां है? अरब सागर में जाकर मिलती है। मैक्सिमम नदियां क्या करती हैं, वो आके बंगाल की खाड़ी में मिलती है, लेकिन ये उल्टा दिशा प्रवाहित होती है। ये उत्तर और पूरब से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है, इतना याद रखना। बाकी सभी नदियां उत्तर और पश्चिम से पूर्व और दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती हैं। ठीक। अगला है, प्रागैतिहासिक चित्रकला को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 3 भागों में विभाजित किया जाता है अध्ययन की दृष्टि से। कौन कौन से? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ से नव युग की शुरुआत हुई थी, यहीं से आग वगैरह, पहिया वगैरह इनकी खोज शुरू हुई थी, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? उत्तर पाषाण काल। अर्थात यहाँ से पाषाण जो है, पाषाण के हथियार बनाना मतलब बंद कर दिए गए थे इनकी, या जो पाषाण मतलब पाषाण का मतलब पत्थरों का प्रचलन जो है धीरे धीरे यहाँ से नव पाषाण युग से कम होने लगे थे। इनका कार्यकाल देखो, जो पूर्व पाषाण काल है लिखा हुआ है कि 30,000 से 25,000 ईसा पूर्व है। मध्य पाषाण काल 25,000 से 10,000 ईसा पूर्व है। नव पाषाण काल 10,000 से 5,000 या 3,000 ईसा पूर्व। एक बात याद रखना, यहाँ पर इनके समय की कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं पर भी पूछा नहीं जाता है। हाँ, इनका विवरण पूछा जाता है, इनके बारे में पूछा जाता है, जो इनके अलग अलग भाग हैं इनके बारे में पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं। पहला, पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल में युगीन मानव कहाँ रहता था? मतलब जो पूर्व पाषाण काल था, इसमें जो मानव था या इस युग में मानव कहाँ रहता था? तो जाहिर सी बात है यार, अभी अभी तो मानवों का जन्म हुआ था। पूर्व पाषाण काल में ही समझो मानवों का जन्म हुआ था, और तब कहाँ रहेंगे वो? बिल या फिर तुम्हारी गुफा वगैरह या मांद वगैरह, इन्हीं में तो रहेंगे। तो जाहिर सी बात है उत्तर क्या होगा? प्रकृति निर्मित गुफाओं में। क्यों? क्योंकि हथियार बनाना तब आता नहीं था, जो कि कोई भी अपने खुद से कोई मतलब घर के लिए कोई गुफा बनाई जा सके या कुछ और खोद करके कुछ बनाया जा सके। इसलिए जो प्राकृतिक गुफाएं होती थी, जैसे पहाड़ पर्वतों में जो भूस्खलन हुआ है उससे जो जगह बन गई, उसमें रहने लगे। अगला है, मानव सर्वप्रथम धरती पर कब और कहां आया? आ रहा है कि मानव सर्वप्रथम धरती पर कब और कहां आया? तो उत्तर होगा, मानव धरती पर सर्वप्रथम प्लाइस्टोसीन अर्थात अत्यंत नूतन यानी नवीनतम युग में इसके आया कहाँ था?
वो ध्यान रखना। काल की आवश्यकता नहीं है, परंतु एक चीज याद रखने की आवश्यकता है कि मानव सर्वप्रथम आया कहाँ था। तो उत्तर होगा अफ्रीका में। मानव का जन्म कहाँ हुआ था? सर्वप्रथम अफ्रीका में मानव का जन्म हुआ था। आगे चलते हैं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर मानव का अस्तित्व माना जाता है। यहाँ पर बात हो रही है बोरी नामक स्थान की। किस स्थान की बात हो रही है? बोरी नामक स्थान की। अब ये पाया कहाँ गया? ये महाराष्ट्र में पाया गया। कहाँ पाया गया? महाराष्ट्र में। जो बोरी नामक स्थान है, यह स्थान प्राग ऐतिहासिक काल का है, यानी प्राचीनतम काल का है, जो 30,000 से 25,000 ईसा पूर्व के मध्य का काल है। उस काल की बात की जा रही है यहाँ पर। उस काल में मानव का जो कंकाल पाया गया था, वो बताया जा रहा है कि ये 14 लाख वर्ष पूर्व का है। मतलब जो मानव अस्तित्व या यहाँ पर अस्तित्व मतलब कंकाल ही पाया गया, इनका यहाँ पर होने के प्रमाण जो पाया गया वो 14 लाख वर्ष पूर्व का माना गया। यहाँ पर ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बोरी नामक स्थान है जो महाराष्ट्र में पाया जाता है। ये एक बार 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बोरी नामक स्थान, प्रागैतिहासिक काल का बोरी नामक स्थान कहाँ पाया गया? तो उत्तर होगा महाराष्ट्र में। कहाँ पाया गया? महाराष्ट्र में पाया गया। यहाँ से मिला क्या था? मानव के अवशेष मिले थे। तो उस अवशेष के जब कल्पना की गई या उसकी गणना की गई तो पता चला कि ये 14 लाख वर्ष पूर्व का काल है, मतलब कंकाल है। अगला है, पूर्व पाषाण युग के गोल पत्थरों से निर्मित प्रस्तर के उपकरण निम्न अधिकांशतः कहाँ से मिलते हैं? उत्तर होगा सोहन घाटी। सोहन घाटी पाकिस्तान में स्थित है। ठीक, कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि इसमें यह जानने की आवश्यकता नहीं कि कितने लाख वर्ष पूर्व का मिला है, परंतु ये जानना जरूरी है बोरी नामक स्थल जो प्राप्त हुआ ये कहाँ पर पाया गया? तो महाराष्ट्र में पाया गया। क्या पाया गया यहाँ पर? यहाँ पर मानव के कंकाल पाए गए थे, या मानव के अस्तित्व पाया गया था, या इनके होने का साक्ष्य पाया गया था। ये जानने की आवश्यकता। उसी तरह ये भी यहाँ पर ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि जो पूर्व पाषाण काल का जो पत्थरों से निर्मित प्रस्तर पाए गए हैं, ठीक, ये किस प्रकार से बने, कैसे बने थे, इसकी आवश्यकता नहीं। बस इतना जानने की आवश्यकता है जो प्रस्तर निर्मित उपकरण पाए गए हैं, हथियार पाए गए, वो सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए थे? सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए थे, जो कहाँ स्थित है? वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न इसी प्रकार से, पूर्व पाषाण कालीन मानव था, क्या था भाई? अधिकारी था? नहीं, शिकारी था। और खाद्य संग्राहक। खाद्य संग्राहक का मतलब हो गया, देखो कई बार होता था कि लोग शिकार कर लेते थे और उस समय धरती ठंडी हो चुकी थी, एक हिसाब से हिम युग था। तो उस युग में हमें फ्रिज वगैरह की आवश्यकता नहीं होती थी। व्यक्ति क्या करता था, मानव क्या करता था, जाता था शिकार कर लेता था और शिकार करके अपने साथ शिकार ले आता था, मतलब किसी जानवर को मार के ले आता था और उसे कई दिनों तक संग्रहण करके रख लेता था अपने निवास स्थान में और उसे आराम से धीरे धीरे करके अपना उपयोग में लाता था। ठीक, अब जाहिर सी बात है खेती करना जानता नहीं था, नौकरियां थी नहीं, तो क्या करेगा? शिकार ही तो करेगा। और शिकार करेगा तो रोज रोज तो करने जाएगा नहीं, तो वो क्या करता था? उसे संग्रहित कर लेता, यानी अपने पास रख लेता था भविष्य के उपयोग के लिए। अब भविष्य का तात्पर्य यह नहीं है कि हम इसे कई सालों तक चलाएंगे, नहीं, 2, 4, 6 दिनों के लिए संग्रह करके रख लिया जाता था। अगला है, सर्वप्रथम उपकरण निर्माता था। अरे यार, प्राग ऐतिहासिक काल का, क्योंकि प्लाइस्टोसीन काल में जब मानव हल्का सा अस्तित्व में आया तब इसने अपने उपकरण बनाने शुरू किए। और उपकरण जो बनाना शुरू किए थे वो पत्थरों से, लकड़ियों से, इनसे उपकरण बनाना शुरू किया था, क्योंकि उस समय हमें धातु का ज्ञान नहीं था। धातु का ज्ञान हमें नवपाषाण युग में होता है। धातु का ज्ञान नवपाषाण युग में होता है। अगला है, पूर्व पाषाण युग का मानव अपने हथियार किस पत्थर से बनाता था? तो देखो कई पत्थर पाए जाते हैं, उनमें से एक क्वार्टजाइट पत्थर होता है जो सबसे उत्तम प्रकार का पत्थर माना जाता है। क्वार्टजाइट पत्थर इतनी जल्दी से टूटता नहीं है, जबकि अन्य कई जल्दी से टूट जाते हैं, जैसे आग्नेय पत्थर वगैरह हो या फिर रूपांतरित, मतलब ये चूना पत्थर वगैरह, स्लेटी वगैरह, या किसी अन्य प्रकार की जिनके हम संगमरमर पत्थर वगैरह हैं, ये टूटने में बहुत जल्दी, जबकि क्वार्टजाइट का ही एक रूप संगमरमर भी है। इसके बावजूद भी क्वार्टजाइट का, शुद्ध क्वार्टजाइट का ये लोग उपयोग करते थे। ठीक, इससे ये लोग अपना हथियार बनाते थे, जो जैसे बर्छी, भाला, इस प्रकार के ये लोग हथियार बनाते थे। अगला है, पूर्व पाषाण युगीन मानवों के प्रमुख औजार एवं हथियार क्या थे? आ गया भाई, हैंड एक्स मतलब
हाथ की कुल्हाड़ी, क्लीवर एक हथियार होता था जिसे हम लोग हथियार समझते हैं। ठीक उस प्रकार से वो काली मैया देखा ना, उनके हाथ में जो हथियार देखा जिससे सबका गर्दन वगैरह काटती हैं, उस हिसाब से क्लीवर होता है। स्क्रैपर मतलब भाला टाइप का। ठीक अगला है पूर्व पाषाण युगीन हड्डी से निर्मित मात्र देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है। बहुत पूछा गया है, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि मात्र देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, तो उत्तर होगा बेलन घाटी से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? बेलन घाटी से प्राप्त हुई है। एक चीज यहाँ पे याद रखना, कई बार पूछने की संभावना यह है कि मात्र देवी की जो प्रतिमा पाई गई है ये कब से संबंधित है, तो उत्तर होगा पूर्व पाषाण युगीन काल से प्राप्त हुई है, यानी प्राग ऐतिहासिक काल से प्राप्त हुई है। हाँ एक बात और याद रखना कि अगर यहाँ पर वहां पर पूर्व पाषाण या फिर प्राग ऐतिहासिक काल ना आए तो वहां पर हो सकता है कि तुम्हारा ये हड़प्पा सभ्यता आ सकती है। हड़प्पा सभ्यता कई बार पूछा गया ना, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से मात्र देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, तो उत्तर है बेलन घाटी। अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि जो प्रस्तर उपकरण अर्थात पत्थरों के जो उपकरण हैं इनकी खोज किसने किया था। यहाँ पर खोजकर्ता के बारे में पूछ रहा है, तो उत्तर होगा रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। कहाँ से किया था? पल्लावरम से किया था। पल्लावरम कहाँ पड़ता है? मद्रास। मद्रास तमिलनाडु को कहते हैं, क्योंकि ये जो है मद्रास टीपू सुल्तान का एक क्षेत्र था जिसका नाम बदलकर मद्रास से तमिलनाडु कर दिया गया था। सन नहीं पूछेगा लेकिन खोजकर्ता का नाम और स्थान पूछ सकता है, इसलिए खोजकर्ता रॉबर्ट ब्रूस फुट और स्थान पल्लावरम, मद्रास के निकट का पल्लावरम याद रखना। अगला है पूर्व पाषाण युग का मानव दक्षिण भारत में कहाँ निवास करता था। दक्षिण भारत में निवास करने की बात की जा रही है, तो स्थान है अंगोला, चिंगलेपुट तथा कुडापा। ठीक ये पूछेगा तो नहीं लेकिन फिर भी याद रख लेना, हो सकता है, संभावना है पूछने की, महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत से बहुत ही कम प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि उधर की संस्कृत और सभ्यता मतलब उत्तरी भारत के उत्तरी भाग के अपेक्षा कम विकसित थी, इसलिए बदौलत वहां कम पूछा जाता है। लेकिन जहां कम पूछा जाता है वहां से प्रश्न आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो याद रहे, हो सके तो इसे याद रखना कि जो पाषाण युग था ये पूर्व या प्रागैतिहासिक काल का जो मानव था ये भारत के दक्षिणी हिस्से के कहाँ रहता था, कहाँ निवास करता था, तो अंगोला, चिंगलेटपुर और कुडापा। अगला है यहाँ है पूर्व पाषाण युगीन मानव किस नाम से पुकारा जाता था। इसकी आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी याद रखना क्वार्टिजाइट मनुष्य के रूप में जाना जाता था। क्यों? क्योंकि ये लोग क्वार्टिजाइट पत्थरों का उपयोग कर अपना जीवन यापन करते थे और इसी बदौलत इन्हें क्वार्टिजाइट मनुष्य के रूप में जाना जाता है। इतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन इतना तो याद रखोगे कि पत्थर के रूप में मतलब इन्हें जाना जाता था। पत्थर के युग के थे और उन्हीं पत्थरों का उपयोग करते थे, इसलिए इन्हें क्वार्टिजाइट मनुष्य के रूप में जाना जाता था। हाँ प्रश्न महत्वपूर्ण है, सर्वप्रथम आग का आविष्कार हुआ था, कब हुआ था? यहाँ पर आग ये कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, तो उत्तर होगा पूर्व पाषाण काल में। आग का आविष्कार या खोज कब हुए थे? पूर्व पाषाण काल में। कैसे? जैसे हम लोग पत्थर लेते हैं और पत्थर को आपस में जब टकराते हैं इस प्रकार से उनमें चिंगारी निकलती है, इसी प्रकार से इन लोगों ने भी इसका आविष्कार किया था। पत्थरों को आपस में रगड़ के उससे जब चिंगारी निकली तो इससे लोग जो उस समय का मनुष्य था वो बोलना तो अधिक जानता नहीं था लेकिन अपनी भावनाएं व्यक्त करता था। उस भावनाओं के द्वारा इन लोगों को अधिक खुशी हुई और इसे जाहिर किया और इन लोगों ने उसका प्रयोग बार बार किया। बार बार प्रयोग करके उन्होंने जैसे बहुत चीजें आपस में इकट्ठा की और इकट्ठा करके उसमें फिर उन्हीं पत्थर से क्या किए, मतलब रगड़ रगड़ के आग उत्पन्न की और उससे आग का शुरुआत की। हम देखते हैं जो जंगल बुक मोगली वाली है उसमें भी देखो इसी प्रकार से पत्थर से ही आग उत्पन्न की जाती है। हवन देखते हैं, जो बड़े हवन होते हैं, हमने एक बार पूछा था क्या इसमें किसी प्रकार का क्या कोई आग, तीली, माचिस या किसी भी प्रकार के इन उपकरणों का प्रयोग होता है? तो पंडित जी ने बताया था नहीं। देखो आज भी वही चीज चलती है कि जो हवन होते हैं, जो बड़े बड़े यज्ञ हवन, इनमें क्या होता है कि सूखी लकड़ियां लेते हैं, उन्हें आपस में रगड़ते रहते हैं और उसकी घर्षण से, उन लकड़ियों के घर्षण से धीरे धीरे उनमें आग लग जाती है और उससे अग्नि प्रज्वलित की जाती है।
ना कि हवन में जो बड़े यज्ञ होते हैं उन्हें मंत्र उच्चारण द्वारा यज्ञ प्रज्वलित होती है, ना कोई सिद्धि होती है, कुछ नहीं, सिर्फ मतलब लकड़ियों को घर्षण करके आग उत्पन्न की जाती है और उसमें किसी भी प्रकार की तीली, माचिस या फिर वो मिट्टी का तेल वगैरह, कागज, इनका उपयोग नहीं किया जाता है और इसीलिए हवन में अधिक सूखी लकड़ियों की आवश्यकता होती है। आप ये जान गए कि हवन में कैसे क्या होता है, उसी प्रकार से मतलब आग का आविष्कार हुआ था। अगला है कि अग्नि के प्रयोग का आविष्कार किया था। आविष्कार किया था का मतलब है कि मानव कौन थे, कैसे मानव थे, तो वो थे पिथेकेंथोपस। कौन थे? पिथेकेंथोपस पेकिनेंसिस। पिथेकेंथोपस पेकिनेंसिस, इन मानवों ने इसका उपयोग किया था। अब इसे याद रखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इसे याद रखने की आवश्यकता है। पिथेकेंथोपस मनुष्य थे जिन्होंने आग का आविष्कार किया था। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। आइए, मध्य पाषाण काल में हमने पहले बताया था कि जो पूरा पाषाण काल है ये 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व है। वहीं पर मध्य पाषाण काल जो है 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो मध्य पाषाण काल का समय कब से कब तक है? 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगला, भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम किसके द्वारा और कब और कहां दी गई थी? तो उत्तर होगा C.L. कार्लाइल द्वारा। C.L. कार्लाइल ऊपर भी थे जिन्होंने मतलब पूरा पाषाण काल की जानकारी दी थी और यहाँ भी मध्य पाषाण काल की भी जानकारी C.L. कार्लाइल ने दी। कब दी है? 1876 में दिया था। कहां से? विंध्य क्षेत्र में से। विंध्य क्षेत्र कहाँ पड़ता है? विंध्य क्षेत्र हमारे विंध्याचल अर्थात महाराष्ट्र, राजस्थान और तुम्हारा मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, यहाँ पर विंध्य पर्वत श्रेणी पाई जाती है। यहाँ से इन्होंने मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त किए थे और यहाँ से प्राप्त करके कार्लाइल ने सन 1867 को इसे प्रस्तुत किया था। अगला देखो, जो महत्वपूर्ण नहीं है वो नहीं बता रहे हैं, जो बहुत आवश्यक है उन्हें बता रहे हैं। ठीक, यहाँ पर इसकी आवश्यकता नहीं थी कि पूर्व पाषाण काल में मानव काल, इसकी आवश्यकता नहीं है कि मध्य पाषाण काल का संक्रमण काल कब से कब तक। ठीक, बस सन जान गए, इतना बहुत है। अगला, मध्य पाषाण काल के औजार कैसे थे? इन औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता था। माइक्रोलिथ मतलब छोटे औजार, जो छोटे छोटे होते थे, छोटी चीज को माइक्रो कहते हैं, जबकि बड़े होते हैं उनको मैक्रो बोला जाता है। ठीक है, तो माइक्रोलिथिक होते थे अर्थात छोटे औजार होते थे। छोटे पत्थर काट के छोटे छोटे नुकीले जो औजार बनाए जाते थे, बर्छी भाले टाइप के, वो माइक्रोलिथिक कहलाते थे। ठीक, अगला है, भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल कौन सा है? उत्तर होगा भीलवाड़ा। मेरे भाइयों, ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल कौन सा है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा राजस्थान में पड़ता है। ये बागोर के तट पर स्थित है और वहां की अगर नदी की बात की जाए तो नदी है कठोरी। कौन सी नदी है? कठोरी नदी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नदी भी पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल किस नदी के किनारे पाया गया? उत्तर होगा कोठारी नदी के तट पर पाया गया। कहाँ पाया गया था? भीलवाड़ा जिले में पाया गया था। भीलवाड़ा जिले के किस स्थान पे पाया गया था? तो उत्तर होगा बागोर में पाया गया था। भीलवाड़ा कहाँ पड़ता है? यार, राजस्थान का एक जिला है। ठीक, अगला है, सर्वप्रथम समाधान की दाह प्रक्रिया शुरू की गई थी। समाधान मतलब शव को जलाने की। जब आग का आविष्कार हुआ तो उस आविष्कार से बहुत से काम किए जाने लगे। जैसे खाना जो था अब कच्चे की बजाय पका के खाते थे। मतलब जो शिकार करके लाते थे, मांस को भूंजते थे, ये कच्चे की बजाय अब पका के खाने लगे। वहीं पर बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने ये शुरू कर दिया कि अब दाह संस्कार की प्रक्रिया उन्होंने प्रारंभ कर दी थी कि मरे हुए को जैसे छोड़ दो तो कितनी बदबू आती है, बैक्टीरिया वगैरह सब क्या मतलब कितना पर्यावरण दूषित करते हैं। इस चीज की उन्हें भी महसूस हुआ कि ये गलत है, पर्यावरण स्वच्छता रखना चाहिए, जिससे उन्होंने क्या किया, उसे जलाने का प्रयत्न किया और धीरे धीरे उन्होंने जो दाह संस्कार था जो आज होता है, आजकल होता है, ये दाह संस्कार मध्य पाषाण काल से शुरू हुआ। समझो,
हम लोग कहते हैं मध्य पाषाण मतलब दाह संस्कार की प्रक्रिया कब से चालू हुई? हम बस देखते हैं, क्या कभी किसी ने गौर किया या किसी ने सोचा कि ये प्रक्रिया आई कहाँ से? कोई भी देखो रीति रिवाज प्रक्रियाएं हैं, लोग मनाने लगते हैं, लेकिन कभी उनके बारे में नहीं सोचते हैं कि ये कहाँ से आई, कैसे आई, क्यों आई। इसके बारे में कोई नहीं जानता और ना ही सोचता है, ना पूछने की कोशिश करता है। तो आगे चलते हैं। अगला है कि देखो मानव कंकाल, 14 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? प्रश्न यही है कि मानव के 14 कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर होगा गुजरात के लंघनाज से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गुजरात के लंघनाज से प्राप्त हुए हैं। ये कैसे हैं? ये मध्य पाषाण कालीन है। एक बात याद रखना, जो हमें अधिकांश मतलब मानव कंकाल प्राप्त होने शुरू हुए हैं मध्यकाल से ही प्राप्त हुए हैं, मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। जबकि इससे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो बोरी नामक स्थान से थे। सॉरी, ये रहा महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से प्राप्त हुए थे। यह स्थान किससे संबंधित है? ये पूरा पाषाण काल से संबंधित है। शेष जितने भी आपके स्थान आएंगे वो सभी मध्य पाषाण काल के होंगे। ठीक, इतना याद रखना। तो 14 जो मानव कंकाल प्राप्त हुए थे ये कौन से थे? ये मध्य पाषाण काल के थे। कहाँ से प्राप्त हुए थे? गुजरात के लंघनाज नामक स्थान से प्राप्त हुए थे। और इन्हें प्राप्त करने वाला कौन था या इसका उत्खनन किसने करवाया था? उत्खनन करता था H.D. संकालिया। इसका उत्खनन किसने करवाया था? H.D. संकालिया। मतलब H.D. संकालिया ने द्वारा जो उत्खनन गुजरात में हुआ, गुजरात के लंघनाज में, उसमें 14 मानवों के कंकाल एक साथ प्राप्त हुए हैं। मानवों के 14, देखो प्रश्न बन सकता है मानवों के 14 कंकाल एक साथ कहां से प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर होगा लंघनाज या गुजरात। दोनों मतलब दोनों एक साथ तो नहीं होगा, लेकिन हाँ एक साथ होगा तो एक ही ऑप्शन में होगा। जैसे लंघनाज फिर ब्रैकेट में गुजरात लिखा होगा। ठीक, ये नहीं कि ए में गुजरात है बी में लंघनाज है, तो दोनों एक ही ऑप्शन में होंगे। और दूसरा प्रश्न बन सकता है कि किसने करवाया, मतलब किसे प्राप्त हुए? H.D. संकालिया को प्राप्त हुए। किसे प्राप्त हुए? H.D. संकालिया को प्राप्त हुए। प्राप्त हुए 14 मानव कंकाल किस काल के हैं? तो मध्य पाषाण काल के हैं। तो एक से ही 3-4 प्रश्न बने। अगला है भारत में मानव अस्थिपंजर। देखो वही आ गया यहाँ पर। भारत में मानव अस्थिपंजर किस काल से प्राप्त हुए हैं? अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से। हमने आपको बता दिया था, इसलिए इसे याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप ध्यान में जरूर रखना। केवल बोरी नामक स्थान छोड़कर बाकी सभी मध्य पाषाण काल से ही संबंधित होंगे। अगला है मानव अस्थिपंजर का पहला अवशेष कहां से प्राप्त हुआ है? तो उत्तर होगा प्रतापगढ़। क्या उत्तर होगा? प्रतापगढ़ होगा। कहां से प्राप्त हुए हैं? प्रतापगढ़ से प्राप्त हुए हैं, या फिर प्रतापगढ़ के सराय नाहर स्थान पड़ता है। क्या पड़ता है? सराय नाहर पड़ता है, उस स्थान से प्राप्त हुआ है। अब ऑप्शन में महदहा और सराय नाहर दे सकते हैं, या कभी एक दे सकते हैं, या दोनों एक साथ दे सकते हैं, या इन दोनों को ना देकर सीधे प्रतापगढ़ दे सकते हैं। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश जिले का, इलाहाबाद का नजदीक एक जिला है। इस जिले से 2 स्थान ऐसे हैं, सराय नाहर और महदहा, जहां से मानव के अस्थिपंजर के कंकाल सर्वप्रथम प्राप्त हुए थे। याद रहेगा? ठीक, आगे चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो पशुपालन का साक्ष्य है प्राचीनतम, ये देखो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो याद रखना मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर जिले से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? बागौर जिला और आदमगढ़ जिले से प्राप्त हुए थे। आदमगढ़ कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश का एक जिला है, जबकि बागौर राजस्थान का क्षेत्र है। ठीक है, याद रखना पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से प्राप्त हुआ था। काल का कितना था? समय कितना था? 5000 ईसा पूर्व। कितना था? 5000 ईसा पूर्व। जबकि देखो हमने क्या बताया था कि मध्य पाषाण काल कब से कब तक माना गया है? 25000 से 10000 ईसा पूर्व। अब यहाँ पर ये 5000 ईसा पूर्व का माना जा रहा है। इसका मतलब ये तो मध्य पाषाण काल का नहीं है। जी हाँ, मध्य पाषाण काल का नहीं है, ये नव पाषाण काल का है। अगला है नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल क्यों कहते हैं? पहले नव पाषाण काल का समय कितना है? नव पाषाण काल का समय है 10000 से 5000 ईसा पूर्व तक, या फिर 10000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक। ये दोनों ही तिथियां हैं और दोनों ही तिथियों पर विवादित तिथियां हैं, इन पर एक मत नहीं है। अगला है मतलब क्या, हाँ
उत्तर पाषाण काल क्यों कहा जाता था? उत्तर पाषाण काल इन्हें इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर से पाषाण अर्थात पत्थरों के उपयोग का बंद होना शुरू हो गया था और यहाँ से मतलब नवपाषाण काल में धातु की खोज की गई थी। इसलिए जो मानव था उस समय का वो धातु के बने हुए हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था और इसी कारण जो नवपाषाण काल को उत्तर पाषाण काल कहा जाने लगा। भारत में नवपाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? पूछ सकता है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन पूछ सकता है। उत्तर होगा डॉक्टर प्राइमरोज। देखो ऐसा याद रखना, नवपाषाण काल का खोज सबसे पहले मतलब पहले प्राइम का तात्पर्य पहले होता ना, तो प्राइमरोज इन्होंने क्या किया था? नवपाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज की शुरुआत की थी। अगला है जो नवपाषाण कालीन है, इसमें लोग कहाँ रहते थे, कैसे इनकी बस्तियां क्या होती थी, क्या अब भी ये पहाड़ों गुफाओं या फिर डालों वगैरह पेड़ पौधों पे रहते थे, इनके बारे में है। नवपाषाण काल में लोग गुफाओं से निकलकर अपनी अपनी बस्तियां बनाने लगे, झुकड़ी झुब्बे बनाने लगे और उनमें रहने लगे क्योंकि तब इनको हथियार बनाने और उनके उपयोग की जानकारी हो गई थी। आग का आविष्कार कर लिया था जिससे मानव सभ्यता और विकसित हुई। तो इसी प्रकार धीरे विकसित होते होते धीरे धीरे इन्होंने बस्तियों का निर्माण करना शुरू कर दिया। इसी प्रकार प्रश्न है कि नवपाषाण काल का सबसे प्राचीनतम बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई थी? उत्तर है मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। याद रहे नवपाषाण काल के सर्वप्रथम पाई गई मानव बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई? तो बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से प्राप्त हुई है या फिर पाकिस्तान के मेहरगढ़ से प्राप्त हुई है। इसका समय काल कितना है? तो समय काल 7000 ईसा पूर्व है। समय काल कितना है? 7000 ईसा पूर्व है। इस काल में मानव को एक और कार्य शुरू कर दिया था कि जो हथियार बनाते थे इन पर क्या करने लगे थे? वो पॉलिश करने लगे थे। हालांकि अभी भी पत्थर के औजार बनाने बंद नहीं हुए थे, परंतु उनको तराशा जाने लगा। पहले क्या होता था? केवल तोड़ लिया जाता था, किसी तरह से उसे निकुला कर लिया जाता था जिससे उनके उपयोग में आने लगे। अब क्या किया जाने लगा? उन्हें पॉलिश किया जाने लगा, मतलब उन्हें अब देखो तराशा जाने लगा। जैसे हम कई बार देखते हैं, कई बहुत सी जगहों पर स्मृतियां रखी हुई हैं, मतलब स्मृतियां मतलब लिखी हुई नहीं, स्मारक में देखो जैसे चंद्रगुप्त का लौह स्तंभ दिल्ली में रखा हुआ है। उसी प्रकार से देखो उसको कितना तराशा गया, किसी आज तक उसमें जंग नहीं लगी हुई है। उसके बारे में दो प्रकार से विवाद है। एक कहते हैं नहीं अशोक का काल का है, दूसरे कहते हैं नहीं गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय का है ये। तो दोनों में मतभेद है, परंतु दोनों ही तिथियां मान्य है। अगर अशोक आता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं आते, चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं तो अशोक नहीं आता है। ये एग्जाम अपने हिसाब से लोगों की सहूलियत के लिए रखता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या किया जाने लगा, जो पत्थर के जो हथियार होते थे उन पर पॉलिश वगैरह किए जाने लगा, मतलब उसे चिकना किया जाने लगा। उन पर मतलब पॉलिश का तात्पर्य है कि तराशा जाना, पॉलिश का तात्पर्य है तराशा जाना, मतलब उसे तराशा जाने लगा। अब उसकी अलग अलग शेप बनाई जाने लगी। शेप मतलब आकार बनाए जाने लगे, ढांचे अलग अलग बनाए जाने लगे। अब बड़े नवपाषाण काल में छोटे हथियार या औजार ना होकर बड़े बड़े हथियार औजार बनाए जाने लगे, क्योंकि इतनी मात्रा में जो धातु माना मिल गया था, लेकिन इतनी मात्रा में धातु का उपयोग किया जाना संभव नहीं था, क्योंकि उस समय ना ही फैक्ट्रियां थी, ना ही कुछ अन्य संसाधन थे जिससे धातु का अधिकतम स्तर पर उपयोग किया जा सके। अगला है, इसमें क्या होने लगा, जो अगला है कि जो कुल्हाड़ी मतलब हथियार पाया गया, सर्वप्रथम सबसे अधिक फेमस हथियार था। देखो पूरा पाषाण काल में भी हथियार में मतलब कुल्हाड़ी वगैरह ही थी। अब नवपाषाण काल की भी सबसे प्रमुख कुल्हाड़ी ही थी, और सर्वप्रथम या सर्वाधिक सबसे अधिक प्रयोग किसका किया जाता था? कुल्हाड़ी का। लकड़ी काटना है या फिर कुछ और करना है, उनमें समय अधिकांशतः कुल्हाड़ी का उपयोग किया जाता था। तो नवपाषाण काल में सबसे अधिक उपयोग में लाया जाने वाला औजार कौन था? उत्तर होगा कुल्हाड़ी। अब इसमें देखो एक चीज मनुष्य करने लगा कि जब आग का आविष्कार कर लिया मध्यपाषाण काल में, नवपाषाण काल में
हथियारों का इस्तेमाल कर लिया, हथियारों को पॉलिश करने लगे, धातुओं का आविष्कार कर लिया, अन्य आविष्कार किए और इस हिसाब से उनको अब एक जगह स्थायी निवास बनाने की आवश्यकता हुई, जिससे मनुष्य क्या करने लगे, अब अपना स्थायी निवास बनाने लगे। और पहला जो स्थायी निवास प्राप्त हुआ था वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। वही यहाँ पर प्रश्न है कि मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति सर्वप्रथम किस काल में हुई? तो उत्तर होगा नवपाषाण काल में हुई। अगला है सर्वप्रथम बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई? मेहरगढ़ से प्राप्त हुई। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। आज का सेशन यही तो है। अगला सेशन कल लेके आते हैं। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।